नेटवर्क सही है? सही है, इसमें तो सही है। उसमें अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? आवाज आ रही है मेरा बच्चा? देखे तो सही कौन कौन है। माशाल्लाह। अच्छा, अभी भी जिन जिन के जैसे हमारा अटेम्प्ट है ना, उसमें भी बहुत सारे नहीं आए हैं। ये सही है। चलिए सर, आज की क्लास पहली है, टेंशन में है। चले, वो तो होंगे थोड़े टेंशन में, कोई मसले की बात नहीं है। चलिए सर, आज की क्लास जो है ना, हमारी पहली क्लास आप कह लें। मैं ऐसी 3 क्लासें रखूंगा इंशाल्लाह। उन 3 क्लासों का मैं आपको एजेंडा बता दूं। उन 3 क्लासों में हम क्लास में बैठ के पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको अंदाजा, और सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे उसमें, जैसे FR2 में जिन बच्चों ने पासिंग क्लास ली, पिछले तकरीबन उन्होंने 3 अटेम्प्ट शुरू किए पासिंग क्लास, तो जिन बच्चों ने पासिंग क्लासेस ली हैं उनको अंदाजा है कि सर उसमें हम ये सीख जाते हैं कि पेपर में कैसे परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म नहीं करना, क्या सीक्वेंसिंग होगी, प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। और आप देखेंगे कुछ रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको उनका लेक्चर का रेफरेंस दे दूंगा कि भाई पोर्टल पे इस लेक्चर पे ये सवाल मौजूद है। और कुछ जो हमने नहीं किए, जो मेजरली कंसोलिडेशन के हैं, हमने नहीं किए पिछली 3 अटेम्प्ट, जो कि हम इस वक्त इस क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। और आप लोगों को फील होगा कि इंशाल्लाह कि सर जो है ना, चीजें मुश्किल नहीं होती। मेन मकसद क्या है? एक, आपको कॉन्फिडेंस दिलवाना। दूसरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये सिखाना कि भाई पेपर में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है सर? तो ये 2 मकसद है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा मेरे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है तैयार होंगे हमारे, सब कुछ साथ होगा, सब कुछ मजे में होगा। तो चले सर, इब्तिदा करने लगा हूं मैं आज की क्लास की, और क्लास के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजों की, इंपॉर्टेंट बातों की। सर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी सर, वो ये है कि अब, वालेकुम सलाम सर, अब पेपर का टाइम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना घबराते हैं। उनको लगता है कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, ये सब चीजें हैं, मसाइल हैं। देखो, जिंदगी में मसाइल तो सबके साथ है, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है, सबके साथ है, लेकिन उनका मकसद कहीं भी ये नहीं होता कि आप उनसे घबरा जाएं। दूसरी चीज, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये दें, कैफ में आपने 6-6 महीने में बहुत सारी चीजें माशाल्लाह कवर की हैं। सही है, अभी फर्म की लाइफ है, सही है, लेकिन आप लोग की छुट्टियां हैं, वुट्टियां सब हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनल लेवल पे देखें, एक बात याद रखें, मेरा अपना मानना है कि आप लोगों का माशाल्लाह दिमाग का लेवल भी यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुका होता है। फर्म आपको 1 साल में सड़क से स्टार बना चुकी होती है, मतलब आपका दिमागी लेवल काफी स्ट्रांग होता है, जो कि आपका कैफ का होगा। आप लोग इस बात को मानेंगे कि कैफ के टाइम पे अगर ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती तो आप खुदकुशी कर लेते, लेकिन अभी आप माशाल्लाह बैठे हुए। हाँ, टॉपिक्स कौन कौन से मसाइल होंगे आपको मैं आपको बताता हूं। जिन टॉपिक्स में आपको सबसे ज्यादा मसला होगा उनमें होंगे IFRS 9, पकौड़ा बनता है एंड में, सही है। उसकी मैंने ऑडियोज काफी हद तक तो भेज दिए ग्रुप में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे हमारे बच्चे ग्रुप में नहीं है, मुझे नहीं पता, असल में बीच में आपको पता चला होगा कि ताहिर और का जो आना जाना हुआ था यहाँ पे, तो उस वजह से कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं है, तो मैंने ऐड किए हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई दोस्त वोस्त जो केरने से क्लासेस ले रहा हो, ऑफिशियल ग्रुप में नहीं हो, बताएं ताकि मैं उसको भी ऐड करवाऊं। IFRS 9 और IFRS 15 और कंसोलिडेशन, इन तीनों की इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करके 24-25 नवंबर तक सारी ऑडियोज भेज दूंगा। मॉक में मेरी ख्वाहिश है सब आए। क्विज के बारे में कल मैंने ऑडियो डाली कि क्विज खुदारा दो, सबके नहीं दे सकते हो तो IFRS 9 कंसोलिडेशन के लाजमी दे दो, और क्विज के साथ साथ मॉक सब लाजमी दें। सर देखिए, पिछली दफा हमारी बच्चे का माशाल्लाह गोल्ड मेडल आया, आप लोगों की तरह का ही बच्चा था, तो जो है, लाइट ऑन कर देना यार। तो वो जो बच्चा था हमारा, जिनका आप ही की तरह माशाल्लाह गोल्ड मेडल आया, तो सर उस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे पे पाकिस्तान में थे 87 नंबर। उस बच्चे से जब मैंने पूछा, अली मेहदी से, मैंने कहा भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि तेरा गोल्ड मेडल था और बाकियों का नहीं था? उसका इससे पहले कैफ में गोल्ड मेडल नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चा था, लेकिन मैंने कहा क्या? तो उसने कहा सर मैंने 3 मॉक दिए थे, तो मुझे ये पता था कि पेपर में क्या नहीं करना। पेपर में कि अच्छा, पिछली दफा FFR में पासिंग क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने कहा यार यहाँ की भी नीड है कि यहाँ भी की जाए, सही है।
तो उसने कहा सर मुझे पेपर में तो देखें उस बच्चे ने 3 मॉक की 87, और आपको बता दूं ये 87 भी बहुत ज्यादा अच्छे उसके नंबर थे, उसकी बहुत मेहनत होगी। टीचर की होती है एक मेहनत, लेकिन गोल्ड मेडल में असल मेहनत बच्चे की होती है। टीचर का क्रेडिट होता है 30%, 70% क्रेडिट किसका होता है? बच्चे का। टीचर का ये होता है कि हाँ यार उसने सारे कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा दिए, डिलीवर कर दिए। अब बच्चे के ऊपर, तो उसने कहा सर जब हमने 3 मॉक दिए ना, एक हमारा मॉक था और 2 उसने बाकी जो है लाहौर के कहीं के मॉक थे, लाहौर इस्लामाबाद के। उसने कहा सर मुझे जब मॉक दिए ना तो मुझे ये पता चल गया था कि पेपर में कैसे टाइम आउट होता है। तो सबसे बड़ा मसला अपने दिमाग में रखें, सीए फाइनल में बच्चे का पेपर में टाइम आउट होता है। थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टूडेंट से मेरी, मैं उसका इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उससे इजाजत लेके उसने एफएफआर की अपनी फीडबैक निकलवाया था एक अटेम्प्ट का, आई थिंक समर 21 थी, कौन सी थी। उस फीडबैक में वाजे तौर पे एग्जामिनर भैया ने कहा, मतलब इंडिविजुअल सवालों पे, उसने 4 सवाल अटेम्प्ट किए थे, 77 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसके मार्क्स थे 45। 3 सवालों में एग्जामिनर ने कहा तुमने आम जनता से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट किए, एक सवाल में आम जनता से कम, और एक सवाल उसने 23 नंबर का बूढ़े का पूरा क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। उसका पेपर 45 पे रुका था, और उसका पेपर रुका था दूसरी दफा। एक मरतबा उसने कहीं और से पढ़ा था, अगली मरतबा फिर मुझसे पढ़ा, फिर 45 पे रुका, और फिर तीसरी दफा जब उसने पेपर दिया तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। तो उसका मुझे एक बात की थी, मैंने कहा बेटा आप पेपर पूरा कर लें, मेरी गारंटी आप पास है। आपको भी यही मैं कह रहा हूं, आप पेपर पूरा कर लें, मेरी गारंटी है कि आप पास हैं। आप भूल जाएं कि आपको कुछ चीजें नहीं आती। फाइनल लेवल है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर हम टीचर भी बैठे हैं ना सर, तो बहुत सारी चीजें हम, क्योंकि सर IFRS 9 इतना बड़ा है ना, अब कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनके जवाब फौरन देता हूं। तब IFRS 9 में अगर कोई बच्चा मुझसे एम्बेडेड डेरिवेटिव का सवाल पूछते हैं तो उसके लिए मुझे भी एक दफा कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड है ना सर, मुश्किलें तो जाहिर सी बात है, सर टीचर भी, हमारे दिमाग में भी वो चीजें फौरन अवेलेबल नहीं होती, और स्पेसिफिकली तो बेसिकली ये चीजें हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो घबराना तो नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि जितनी भी चीजें मतलब जो है आपने वो करें। फिर मैं टॉपिक करता हूं ग्रिड पे। अगर आप लोग इजाजत दें, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आप लोगों को अभी के अभी आईकेप की वेबसाइट पे लाऊं और एक चीज दिखा दूं सब बच्चों को, ताकि हम पासिंग क्लास के शुरू से एक चीज देख लें तो आप लोगों को मसला ना हो। तो वो चीज अगर आप लोग अभी देख लेंगे इंशाल्लाह, वो है, उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ स्टडीज में सिलेबस, है ना, क्योंकि तुम लोग देखते ही नहीं हो। देखते हो? चले सर आ जाए, हमने कहा इधर आ जाए, स्कोप ऑफ स्टडीज में आप आएंगे, और हमने कहा स्लीबी फॉर विंटर 2022। इसको अब मैं स्क्रीन पे भी शेयर करने लगा हूं नौजवानों बच्चों, सब बच्चे देख लेना, जो बच्चे यहाँ पर हैं वो भी हम आ जाए हैं, शेयर स्क्रीन पे हम आए, और हमने कहा मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट तरह के सवालात भी देते हैं कि सर ऑडिट के हवाले से बता दें, क्या करें कैसे करें। भाई ऑडिट में तो मैं हमेशा कहता हूँ आईकेप के आंसर देख के जाना, बड़ा आराम से करो। चले सर अब आ जाए, ग्रेड आप सबको नजर आ रही है, तुम लोगों को भी नजर आ रही है? लाइट अगर बंद करनी है तो बेटा बंद कर दो, क्योंकि बस अब हम जहाज की जो शुरू की अनाउंसमेंट्स होती है ना, वो हो चुकी है, बोलने के लिए तैयार है, तो हम बस जैसे ही आएंगे तो हम शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वेटेज कितनी है? कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 30 मार्क्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अब आप देखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डाला है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस डाला है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट सिंपल है, IFRS 13 उसका नहीं, इंपेयरमेंट बस इसने एक इजाफी चीज यहाँ पर डाली हुई है। तो ये मिलाकर जो इसका आप देखेंगे तो टेस्टिंग लेवल वो कितना है? 30 से 35। तो अब आप देखें इसकी अगर आप मिनिमम रेंज उठाते हैं ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो 30 है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो वो 20 है। कम से कम ये दो टॉपिक, ये दो जो है कितने देखे जाएंगे बीच, और इसमें कहा ना इसमें अफेक्टिवली 3 ही टॉपिक आने इसमें, कंसोलिडेशन, इंपेयरमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 टॉपिक कम से कम 50 है, लेकिन मैक्सिमम एग्जामिनर 55 पे भी जा सकता है। सही है सर? 60 पे शायद नहीं जाएगा इनको, मतलब इस तरीके से वैसे देखा जाए तो इनके 65 बन रहे हैं, 30 और 35 वो एग्जामिनर नहीं करेगा, 55 तक। तो मैं आपको बार बार चिल्ला रहा हूं भाई, तुम इन 3 टॉपिक को तो घोल के पी जाओ,
घोल के पी जाओ। हाँ टाइम लगेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में, लेकिन सर तुम्हारा टारगेट हो इस 55 में से मुझे 35 से 40 उठाने, 35 से 40 55 में से उठाने हैं। चले सर फिर आगे बढ़ता हूं। अगली चीज क्या कह रहा है भैया, ये आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप जाएंगे इसके अंदर अब बाकी सब कुछ है, सब कुछ इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर वो भी जो तुमने FAR 2 और FAR 1 में भी पढ़े। अच्छा कुछ बच्चे आ रहे हैं सर वो IS 38 की रिकॉर्डिंग दे दें, इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं दूंगा, हालांकि मेरे पास पड़ी हुई है FAR 2 की, FAR 2 की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तुम लोग बोलोगे मैंने FAR 2 की वर्कशॉप भी कराई थी, उसको भी पूरी दे दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम जाया करोगे। उसकी ऑडियो सुनो, ग्रुप में ऑडियोज दे चुका हूं, जिसके पास नहीं है बता दे, एक दफा फिर से भेज देंगे। उसकी ऑडियो सुनो, मोर देन इनफ है सर, और उसकी चाहिए तो समरी FAR 2 वाली। इसके अलावा FAR 1 FAR 2 के टॉपिक पे टाइम लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि सर करने को बहुत कुछ है, पूछेगा भी ना तो 5-8 नंबर का वो ऑडियो से काफी है। अच्छा फिर आता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, ये दो चीजें जिनकी मैंने अभी ग्रुप में अलग से यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी डाल दी, रिलेटेड पार्टी और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनके ऊपर मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि वो कुछ पूछे। सही है सर, ये जो आ रहे हैं हमारे पास रिलेटेड पार्टी और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेकिन अगर ये पूछेगा भी तो इतना मसला, इंटरिम तो कुछ भी नहीं होता सर। इंटरिम आपने, मैंने एक अकाउंट्स भी उसकी रिकॉर्डिंग में शो किए थे, लोड्स लिमिटेड के, वो देख लीजिए। स्पेशलाइज्ड आ रहा है, सही है सर, स्पेशलाइज्ड आ रहा है हमारे पास कि भाई स्पेशलाइज क्या है, ये सब चीजें क्या है। और इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो सर कुछ चीजें ऐसी आ रही है, स्टेट ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेट और सर ये सब चीजें जो है स्टेट एक्स में 2-2 3-3 पेजेस हैं। ये यूजुअली आज तक इसने नहीं पूछा। अगर आप कहेंगे ना तो मैं इनकी ऑडियो बना के डाल दूंगा, एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो बना के। इनके ऊपर अभी टाइम वेस्ट मत करो, ये इनके ऊपर देखना भी ना सेफ साइड में आखिरी के 5 से 6 दिन रखना, और उनके उन 5 से 6 दिनों में, या मैं तो बल्कि कहता हूं जो पेपर का पे मंडे को है ना, इसका 6 दिसंबर को है ना, तो तुम कोशिश करना कि यार सैटरडे को या फ्राइडे को खाली इन चीजों को एक दफा घुमा लेना, बस काफी है। इसी तरीके से एथिक्स आए हैं, टेस्टिंग लेवल 2 है, उसमें सर साजिद की रिकॉर्डिंग्स मैंने डाल दी है। वो कौन सी रिकॉर्डिंग है सर साजिद की? वो अच्छी, जब FAR 2 में एथिक्स खतरनाक होता था ना, उस टाइम की रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर सारी चीजें हैं, एक आध सवाल मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को और टेस्ट करूंगा मॉक में, कि एथिक्स किस तरीके से किसी और स्टैंडर्ड के साथ आकर शरारत कर सकता है। सही है सर, हो सकता है एथिक्स IFRS 15 के साथ आ जाए, वो बोले कि ये गलती की है, ये बोले ये रेवेन्यू ये रिकॉर्ड कर लो, तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दो। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि सर एथिक्स के ऊपर, लेकिन इसके येट अगेन इसके ऊपर भी इतनी टेंशन 5 नंबर से ज्यादा का IQ देगा नहीं। और एथिक्स तुम बचपन में कैफ लेवल में टैक्स में पढ़ के आए हो, ऑडिट में पढ़ के आए हो, FAR 2 में करके आए हो, तो इसका मतलब ये है कि एथिक्स भी यही चीज है। असल फोकस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हम आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। मेन असल फोकस किस पे होगा? कंसोलिडेशन, IFRS 9, इंपेयरमेंट, ये 3 इंपेयरमेंट भी बहुत कम, IFRS 9। फिर इसके बाद अगर किसी टॉपिक पे जाना है तो IFRS 15 पे जाओ, क्योंकि सर IFRS 15 एग्जामिनर को पता है घूमते हैं। मैं एक्सपेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा FAR 2 में भी हमारे बच्चे का गोल्ड मेडल आया, बट मैं आपको सच बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो FAR 2 में दरिंदा IFRS 15 के ऊपर बड़ा सवाल बना देगा, उसने बना दिया। तो आप समझो उसको IFRS 15 उसकी नजरों में, उसको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे बच्चा फेल होता है, तो IFRS 15। फिर चौथे नंबर पे जाना हो तो लीजेस और IS 12, और फिर आखिरी में अगर कहीं जाना हो तो फिर आप IFRS 2, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट करो। ये तुम्हारी ग्रिप में होंगे ना, तुम समझो 85 नंबर का पेपर तुम्हारी ग्रिप में। और फिर 15 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तुमने कहा छोटी मोटी चीजें। सही है सर, तो आपने ये चीजें दिमाग में रखनी है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराई नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्मार्ट स्टडी हमारा फोकस ही होता है, स्मार्ट स्टडी। चलिए सर अब आऊंगा पेपर की तरफ, और मैंने कहा ना पिछली 3 अटेम्प्ट्स के पेपर करेंगे, और पिछली 3 अटेम्प्ट्स के जो हम पेपर करेंगे उसमें आज शुरू करेंगे समर 21 से। समर 21 में मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि भाई तुझे कौन सा सवाल कब कैसे अटेम्प्ट करना है। सही है सर, तो समर 21 के ऊपर सब बच्चे जाएंगे,
समर 21 इज दी पेपर। समर 21 का सवाल मैं अभी स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग टेंशन ना लें, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर IFRS 9 खत्म ही नहीं होता, यकीन माने पे मैं आपको आज मैं आपको एक राज पे पर्दा उठाऊं। हमारे टाइम में नहीं आता था मनूस 14-15 नंबर का। देखो मैंने एक रिस्क मैं बहुत रिस्क लेता था, और साफ सी बताया उस टाइम पे पेपर भी इतना मुश्किल नहीं था। मैंने 2012 में FFR पास किया था। हाँ 2000। तो सर मैं IFRS 16 फिर IFRS 9 छोड़ के गया। उस टाइम बैच 39 होता था यार। मैंने कहा या तो इस मनूस को देखूं या तो बाकी सिलेबस को देखूं। मैंने कहा इसको, अच्छा उस टाइम पे होता था 12, 14, 15, उस टाइम में 16 का आ गया। अच्छा लेकिन मैं छोड़ा इन सेंस के क्लास की नॉलेज पे कुछ आ गया था सवाल, सेटलमेंट अकाउंट डेट और ट्रेड डेट अकाउंटिंग का, वो कुछ ना कुछ पास पेपर में से छाप लिया, लेकिन बाकी मैंने बहुत किया। अच्छा फिर यूनिलीवर में एक होता है यूनिलीवर फाइनेंस ओलंपियाड, सही है, एक तो अभी नेशनल फाइनेंस हो रहा है, ये यूनिलीवर एक अपना कराते हैं, उसमें भी हम थे, उसमें भी हमारी टीम सिर्फ इस मनुष्य, क्योंकि सब मेरे ऊपर डिपेंड करते थे, ये बताएगा। IFRS 9 आया, उस वक्त तक मैंने FFR पढ़ाना शुरू नहीं किया था। IFRS 9 आया और मुझे खुद नहीं आ रहा, मैंने कहा ये तो वजह CA में नहीं पढ़ा है। सही है सर। तो IFRS 9, लेकिन मैं आप देखो उस जमाने का पेपर अलग था। आज के जमाने में आप ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आएगा। तो खुदारा स्मार्टली करें, चीजों को आए। सर घबराएं नहीं, देखें अभी आपको लगेगा खत्म नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं अभी आहिस्ते आहिस्ते चीजें रैप अप होंगी इंशाल्लाह। जब आप ये पासिंग क्लासेस हमारी एक आज एक हफ्ते को एक अगले हफ्ते रखूंगा, और फिर उसके बाद हम मॉक की एक क्लास रखेंगे। क्विज़ेस अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे क्विज के ऊपर फॉलोअप किया कि सर दे दें, हालांकि आपको हम क्विज में एक दिन लेट चल रहे हैं, लेकिन नहीं, बाकी बच्चों को परवाह ही नहीं है, क्विज देना ही नहीं है, क्विज नहीं देंगे, सब नहीं करेंगे, और फिर एंड में हम कहते हैं कि सर आईकेप जालिम है। मेरी जान आईकेप जालिम नहीं है, आईकेप जो है आप लोग थोड़े से जालिम चलते हैं। सही है सर। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों को इस वक्त KNS होस्ट नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आपको अपनी चैट्स लिखनी है ऑनलाइन वाले बच्चों, क्योंकि हमारे पास 30 बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सही है सर, उनकी चैट्स मुझे वहां पर ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर मैं क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग से काम चलाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह वो होगा। तो आए सर आए, हम इब्तिदा करते हैं, और अब हम इस पेपर की तरफ आएंगे। खुदारा इस पेपर को उस तरीके से करना जिस तरीके से मैं आप लोगों को कहूंगा। सबसे पहले कुछ नहीं करते, हम एक काम ये करते हैं, हम आते हैं और हम आके पिछली अटेम्प्ट में इसी तरीके से आपकी तरह एक बैठने वाले बच्चे का जिसका गोल्ड मेडल आया, लेकिन कुछ बच्चे जाहिर सी बात है फेल भी हुए। वो फेल होने वाले बच्चे घबराए नहीं, इंशाल्लाह इस टाइम में निकलेंगे। FFR में फिर कहता हूँ शायद CA फाइनल में टैक्स के बाद सबसे ज्यादा इजीली पास होने वाला पेपर FFR है। सही है सर। तो हम इसके होते हैं एग्जामिनर कमेंट्स, उनकी तरफ आते हैं। पिछली अटेम्प्ट का आप देखें रिजल्ट कितना है, 20%। 5 में से 1 बच्चा पास हुआ है। सही है सर। हर 5 में से 1 बच्चा। देखिए हमारे बच्चे का मैं हमेशा इसके, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस बच्चे में अगर मेरे बच्चे का गोल्ड मेडल आया तो मुझे पता चले उसके मार्क्स कितने, 87 मार्क्स। सही है सर। लेकिन पास कितने होने के लिए कितने थे, 50। उसने उससे ज्यादा 37 किया। आप चलिए वो बांटने पे आता तो कितने पास हो जाते, ऊपर के मार्क्स अगर बढ़ सकते। लेकिन सर आए, द ओवरऑल पासिंग रेशियो इन दिस पेपर इज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि सर इससे पहले 32%, 30% वॉज एवरेज, एकदम से गिरा। आए A high proportion secured good marks in 1 or 2 questions but left the remaining questions। यही बात कसम खुदा की 90% बच्चा फेल होता है कि पेपर पूरा नहीं होता। मैं आपको आज लिख कर दे दूं, तुम लोग पेपर करने बैठोगे अभी कहता हूँ मॉक दो, पता चलेगा 3 घंटे में क्या पोजीशन है। सर तैयारी तो देखें एक लिमिट तक होती है। हमेशा याद रखो, जो मैं FAR2 लेवल से तुम लोगों को कहता हूँ कि सर हम पढ़ के जो है ना 1500 कॉन्सेप्ट जाएंगे FFR में, पेपर में टेस्ट होंगे 20। अब हो सकता है कि वो 20 आपको बहुत अच्छे से आते हो, तो अभी आप तैयारी से ज्यादा अब आपका फोकस हो एप्लीकेशन पे। आए सर फिर क्या कह रहा है, It seemed that they half-heartedly attempt the paper without proper preparation just to fulfill the requirements to appear in minimum of 2 papers। ये गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने किया था, बट पेपर में जब बच्चा कंसोलिडेशन शुरू करता है ना, खत्म नहीं कर पाता। समझ रहे हो, 25 नंबर का कंसोलिडेशन कैसे खत्म करोगे। फिर कह रहा है Poor time management was evident in many answer scripts।
नॉर्मल है, कसम खुदा की सब बच्चा ऑन एवरेज। सर मैं आपको चले नाम भी ले दूं, FAR2 के दोनों गोल्ड मेडलिस्ट भी इस अटेम्प्ट में बैठे थे, इसलिए मुझे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी कि ये मार देंगे। पीर मोहम्मद 82 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, मोइज मुस्तफा 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया। गोल्ड मेडल वाले बच्चे पास दोनों हो गए, लेकिन कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं? 82 और 80। ये जो बच्चा जिसका गोल्ड मेडल आया था उसने कहा कि सर मैंने 95 का किया था अटेम्प्ट। सही है सर। और मोइज मुस्तफा ने कहा अगर सर मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट होता मेरा गोल्ड मेडल था। तो मैं आपको बेसिकली बता ये रहा हूं पेपर अटेम्प्ट, तो यहां पर पासिंग क्लास FAR2 से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, फिर क्या कह रहा है सर ये शख्स हमें, फिर ये शख्स हमें कह रहा है examinees who started the paper with Q3। Q3 पता है कौन सा था? देखें सर Q3 कौन सा है हमारे पास इस सवाल में? हमारे पास सर क्वेश्चन 3 मरमलेड। सही है। seem to have spent too much time on this question, therefore अच्छा ये तो सर ये जो समर 22 हमारा सब देखिए, हम समर 22 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था। अभी पता कंसोलिडेशन होगा 90% चांस है। Therefore they struggled in attempting the remaining questions. Examiners are advised to move to the next questions once they have spent a reasonable time on one question। ये आईकेप ने यकीन माने हाथ ही नहीं जोड़े, वो कह रहा है भाई इंसान के बच्चे बनो तुम लोग, और ये आईकेप कहता है कंसोलिडेशन शुरू करते हो ना खत्म नहीं कर पाते। आए फिर क्या कह रहा है, many examiners did not provide workings of the final figures due to which partial marks could not be given for partially correct figure। यही बात भाई, उसने PNL मांगा है कंसोलिडेटेड, तुम्हें वो तो करना है लेकिन पीछे की वर्किंग भी शो करो, क्योंकि कहता है यार देखो आईकेप का एक उसूल भी समझो। यहाँ पर अब बड़े हो गए हो, सीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जा रहे हो सर, अगर तो वो कहता है बच्चे ने मेन आंसर किया है सिर्फ तूने PNL बना दिया, और PNL बना के जो इंपॉर्टेंट वर्किंग थी वो तूने गुडविल वगैरह शो की, बाकी शो नहीं की, और तो मैं ना शायद तेरी वर्किंग गुडविल वाली बिना देखूं, पूरा PNL सही है, पूरे मार्क्स देके आगे बढ़ जाओ। चेकर कहता है भाई मुझे भी पता है कि में चीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं तुझे बोला, लेकिन अगर तुमने भंड मारा और तुमने गलती ये कर दी कि तुमने वर्किंग शो की, वर्किंग शो नहीं की और सवाल भी गलत है, मतलब फिगर भी गलत है, तो बोलता है मैं मार्क्स कैसे दूं? तो खुदारा वर्किंग शो करो, वर्किंग में शॉर्ट फॉर्म यूज करो लेकिन वर्किंग जरूर शो करो। अभी सीखेंगे कैसे। फिर कह रहा है examinees are advised to move to the next question once they have spent a reasonable time. Many examinees did not provide working। फिर कह रहा है despite the general decline in performance there were many impressive individual performances। The highest score was 87 marks। और सर मैं आपको बता दूं वो जो बच्चा था ना 87 वाला, मुझे पूरे बैच में नहीं पता था कि गोल्ड मेडल। हाँ एंड में वो सवाल पूछता था, पूरे बैच में उसने कोई सवाल, आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, एंड में उसने कुछ सवाल पूछे लेकिन था वो आप जैसा ही। आप में और उसमें फर्क क्या है? उसने सरकार ने 3 मॉक दिए थे एंड में, जब 3 मॉक देने ना तो समझे ये पता उसको, तभी तो उसने 95 नंबर का पेपर किया। आप समझ रहे हैं सर? आप अभी बोलते हैं मैं एक ज्यादा करूंगा, क्विज नहीं दूंगा, मॉक नहीं दूंगा, आप देंगे सर कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलें लेकिन ज्यादा टाइम अब चीजों पे इस पे ना लगाएं। लग रहा है बहुत बुरे फंसे हुए हो, ऑडिट रहता है, FFR के कुछ लेक्चर्स रहते हैं, क्विज़ेस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो लेकिन करो जरूर। मॉक सब लाजमी दे, मैं चाहता हूं मॉक में आप सब आए KNS में या घरों पे बैठ के मॉल लें, क्योंकि मॉक के बाद ही मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। तो सर ये सब करें। तो बेसिकली ये हमने एक जनरल कमेंट्स पढ़े। अब सर टाइम वेस्ट किए बगैर हम आएंगे समर 21 के सवाल पे। समर 21 अब सुनिएगा, सबने मेरे साथ चलना है, क्योंकि सर यहां पर मोड आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सही है सर, ये एक स्किल है इसको, और ये 3 क्लासों में सीखेंगे, क्योंकि आपको लिखेंगे कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको लगेगा भाई यार ये तो हो ही नहीं रहा, आगे कैसे बढ़ो। तो ये स्किल आपको BFD में भी काम आएगी, हर प्रैक्टिकल पेपर में यहाँ पे काम आएगी। तो आए मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह करते हैं और हम आ जाते हैं समर 21 पे। समर 21 का पेपर मैं खोल रहा हूं स्क्रीन पर भी, और जिन बच्चों को फिजिकली मिल गया, जिन्होंने वैसे खोला हुआ खोले। और समर 21 पे सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगा 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर, ये पेपर में भी आपको, अब आप समझे आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट के अंदर आपको मुझे ये डिसाइड करके बता देना है। सब बच्चे जो घरों पे हैं वो अपने पास खोलने और नेट पे, मतलब जो आईकेप की वेबसाइट से, क्या आपके हिसाब से
कौन सा सवाल पहले करना बनता था, दूसरे पे कौन सा, मार्किंग करने पूरी प्रॉपर मार्किंग मुझे चाहिए सर, याद रखिएगा। मार्किंग करनी है और मार्किंग करते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या बंद करते हैं। सब बच्चे ऑनलाइन फिजिकल सब जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर हाँ पहले पे मुझे ये सवाल करना चाहिए था, हाँ दूसरे पे ये करना चाहिए था, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। तरीका एक कार ये होगा कि स्किम करोगे, हर सवाल रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, अंदर का थोड़ा मटेरियल देखोगे। मैं चलिए आप करें फिर बताता हूँ। हाँ कंसोलिडेशन 3 2 1 पिल्ले। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 भाई, इसके बाद आगे कुछ अच्छा फिर एक बच्चे ने दे दिया 3। चले सर, क्या सबने आइडेंटिफाई कर लिया पहले कौन सा फिर कौन सा? थ्री 1 2 5 4 3 1 5 4 2। चले सर, अब आते हैं। मेजॉरिटी बच्चे ने कहा है, किसी ने 2 पहले कहा है, किसी ने 5, किसी ने मेजॉरिटी बच्चे ने 3 पहले कहा है, या किसी ने जो है 1 पहले कहा है और किसी ने फिर 3। अब आपको मैं अगर आपको अपनी आइडियल सीक्वेंस देखो, हमेशा एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं प्यारा प्यारा बच्चा, कि जब भी आप जाए ना तो सर, तो आप कॉन्फिडेंस लेना हो और आपने स्पेशलाइज, आप स्पेशलाइज की कोई बच्चा टेंशन ना ले, स्पेशलाइज को लेके अगले के 3 4 5 दिन में एक 6 घंटे दे दे। 6 घंटे में फॉर्मेट इंशाल्लाह आपको दिमाग में आ जाएंगे, अभी से याद करोगे भूलते रहोगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सब स्मार्ट स्टडी को, स्पेशलाइज की टेंशन ना लो, एथिक्स की टेंशन ना लो। तो मैंने शुरू में कहा ये एंड की चीजें मुस्कुराते हुए एंड में करोगे। तुमने वो किए हुए सर स्पेशलाइज्ड, कसम खुदा की मैंने स्पेशलाइज पेपर से जो नहीं, एक दिन से पहले मैंने याद करना शुरू किया था, मुझे पता था मैंने कहा अभी भूल जाऊंगा। 6 दिन पहले का भी मैंने तो रिस्क नहीं लिया, आप वो ना करें। आप 6 दिन अब सर स्पेशलाइज के केस में मैं हमेशा कहता हूं कि स्पेशलाइज यूजुअली छापने वाला आता है। अगर आपको फॉर्मेट पता हो, कोशिश ये करें सबसे पहले स्पेशलाइज करके उसके मार्क्स पक्के करें। सबसे पहले स्पेशलाइज आपको आता है, आप वो कर उठाएंगे और सबसे पहले उसके मार्क्स। सर 12 नंबर में अगर टाइम ज्यादा लग गया
तो 12 को अगर आप 1.8 से कितना आ रहा है, 20 मिनट से ज्यादा ही आ रहा है। सही है सर? हाँ जी, तो हमने कहा 21 मिनट आ रहे, कोशिश करें हाथ तेज तेज चलाएं, सबसे पहले उसके मार्क्स पक्के करें। सबसे पहले इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे पहले उठाना था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 उठाएं। 12 में से देखो तुम्हारा टारगेट क्या, मैं हमेशा बोलता हूं पेपर में बैठ के ये डिसीजन लेना है। अब देखो एफएफआर में सवाल कम होंगे, 5-6, ज्यादा सवाल की तरफ वो नहीं जा रहा। तुम्हें सबसे पहले बैठ के पेपर में डिसीजन लेना है कौन से सवालात हैं जो कि तुम्हें पास कराएंगे। 60 से 70 नंबर वो जो तुम्हें पास कराएंगे। देखो मैंने कहा प्रिपरेशन में 9 और कंसोलिडेशन को करो, लेकिन 9 जाहिर सी बात है सामने वाली टीम शाहीन शाह अफरीदी की तैयारी बहुत अच्छी करके आती है, लेकिन फिर भी शाहीन विकेट ले लेता है। तो सही है, कहीं ना कहीं आपको बताए 9 इज कमिंग, लेकिन 9 के ऊपर ये नहीं इत्तेफाक करना कि हो सकता है वो 60 में ही फॉल करे, कंसोलिडेशन इंशाल्लाह करेगा। सही है, तो 9 की तैयारी बेशक तुम्हारी अच्छी हो, लेकिन 9 से पहले मैं हमेशा कहूंगा स्पेशलाइज को उठाओ। अब स्पेशलाइज तुमने उठा के कर दिया साइड में। एथिक्स को देखो, इस पेपर में एथिक्स नहीं है, अब आएगा तुम्हारे उसमें, लेकिन एथिक्स देखो, मैंने कहा ना मॉक में देखना शायद हो सकता है मैं किसी के साथ मिला करके दूं। अगर एथिक्स किसी के साथ मिलके आ रहा है तो फिर तुम उसको पहले नहीं उठा सकते, लेकिन अगर एथिक्स अलग से आ गया, बहुत रेयर चांस है, उसको उठा के पहले क्या कर दो, साइट। ठीक है सर, ये करो। फिर आते हैं सर इस पेपर में, पहले तो हमने रिसर्च के क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले उठाओगे, अब उसके बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, 1 या 3। कितने लोग कह रहे हैं 1? सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आपने सही से स्किम किया हुआ होगा ना, तो सर उसमें एडजस्टमेंट ना ज्यादातर FAR 2 लेवल की है। क्वेश्चन नंबर 3 को सही से अगर तुम देखोगे, और उसमें से 2-3 केसेस हम क्लास में कर भी चुके हैं, ज्यादातर एडजस्टमेंट्स किसकी हैं सर? FAR 2 की हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले अगर मैं उसके ऊपर जाऊं पेपर में, हमने कहा हम जाएं तो सर सबसे पहले हम उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। सर आज की क्लास जब तक मैं चाहूंगा, तो मैंने कोशिश ये की कि आपके लिए बहुत सारी चीजें पहले से सॉल्व करके भी रखूं मैं, तो उसकी आप टेंशन ना लें। सर अगर मैं यहां पर आऊं तो आपको मैं बता दूं, हम अगर सीक्वेंस की तरफ जाने तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5 पहले उठाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कौन सा सवाल उठाएंगे। 60 नंबर, देखो तुम्हें आइडेंटिफाई करने वो 60 नंबर जो कि तुम्हें 40 दिलवा दे, वो 55 भी हो सकते। तो तुमने कहा ये जो 30 नंबर, 12 का स्पेशलाइज, 18 का ये 30 नंबर से कोशिश तुम्हारी हो कि यार मैं 22 तक उठा लूं। समझ रहे हो? 22 तक तुम्हें यहां से उठा लेने, और इंशाल्लाह उठा लोगे, टेंशन नहीं लो, अभी देखोगे। फिर मुझे बताओ कितने लोग कह रहे हैं 1 और कितने लोग कह रहे हैं 4? कितने लोग कह रहे हैं 1 और कितने कह रहे हैं 4? और कितने लोग कह रहे हैं 2? सर अब कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 4। मेरी यहां पर एडवाइस ये है, मेरी एडवाइस है कि देखो कंसोलिडेशन जब शुरू होगा ना, तो खत्म करने में तुम टाइम आउट करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चीते चल रहे हो और तुमने 30 नंबर का पेपर 45 मिनट में पेल दिया है, कर दिया है, तब तो तुम रिस्क लो कंसोलिडेशन उठाने का। और अगर तुमने ये नहीं किया ना, अभी नहीं उठाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता पेपर में कंसोलिडेशन क्यों से टाइम पी जाएगा। वो तुम्हारा 1.25 घंटा पी जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सर खोलेगा ना जब, अभी तुम देखोगे इसका जो कंसोलिडेशन का सवाल है ना, कल तुम उसकी गहराई अभी हम घुसेंगे, उसने क्या क्या चीजें पूछी हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूछता है। तो सर मेरी एडवाइस है या तो 1 करो, और अगर तुम्हें लगता है 4 है एरर वाला, चेंजेस निकले एरर, और तुम्हें लगता है कि यार उसमें मार्क्स इजी हैं, तो मैं उसको टारगेट करो। सही है, अभी हम देखेंगे। या तो 1, अगर तुम्हारी 1 की तैयारी बहुत अच्छी है, तुम्हें क्लिक कर गया 1 पे जाओ, नहीं तो 4 पे जाओ। अब आते हैं सर 1 या 4 में से कोई एक लोगे, हमने कहा मेजॉरिटी जा रही है 1 के साथ 4 के साथ, तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 20 नंबर का था, 50 नंबर हमारे यहां पर पक्के हो गए, ऐसा ही है सर?
अब आपने कहा सर मेरी टारगेट कोशिश हो कि इस 50 में से 32 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर कुछ ऐसे पक्के करूं जितने बन रहे। अब इनके मेकिंग उस पर जाएंगे। अब आते हैं इसके बाद, अब जो रह गया है ना उसको एंड में करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन को ऐसा नहीं तुम बिल्कुल एंड में करो। वजह क्या है सर? क्योंकि सर कंसोलिडेशन एक तो हैवी मार्क्स होता है, कंसोलिडेशन में कुछ मार्क्स बहुत इजी होते हैं। तो कंसोलिडेशन को हमने पहले क्यों अवॉइड किया कि हमें टाइम आउट ना करा दे। लेकिन जब 3 सवाल कर दिए ना भाई, अब 2 सवाल बचे हैं, और सपोज करो तुम्हारे पास, तुम यहां पर खड़े हुए हो 1.5 घंटे के बाद, ये नॉर्मल बच्चे हो तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें कंसोलिडेशन स्टार्ट तो करना है। 1 घंटा 40 मिनट, तुम्हारे पास 1 घंटा 20 मिनट बचा है, तुम्हें कंसोलिडेशन स्टार्ट तो करना है, लेकिन कंसोलिडेशन को टाइम देना है अपने पास कि भाई मुझे इसको 45 मिनट, बहुत हुआ 50 मिनट में खत्म करना है, इससे ज्यादा टाइम इस पे नहीं। ये एग्जामिनर का कहना है, बच्चे को सब कसम खुदा की एग्जामिनर कमेंट्स में भी लिखा है, हमसे कहता भी है कि जो है जी नताशा, तो हमने कहा वो हमसे ये भी कहता है कि भैया कि तुम ये भट मारते हो, तुम ये गलतियां करते हो कि तुम कंसोलिडेशन में बच्चा, वो बोलते हैं खुदारा, ये मैं आपको एक बड़ी रिसेंट बात बताता हूँ। आई कैप के एग्जामिनर ने मुझे खुद एक इवेंट में मिल गए, सलाम दुआई, उन्होंने कहा यार एनपीवी सबने निकाली ना, अभी बीएफडी में भी कुछ ने निकाले, मतलब बच्चे को बोलो मैंने 6 साल की एनपीवी मांगी है और मेन आंसर 6 को प्लस करके आएगा, उसने 5 साल की निकाल दी है ना और सही से शो की है, और छठे में पहुंचा है, टाइम खत्म हुआ, बच्चे को बोलो आगे बढ़ जाए, अगले सवाल के पासिंग मार्क्स वो निकाल लेगा, उसमें उसको ज्यादा फायदा है रादर देन के छठे सवाल की उठा निकाल ले जाए और फिर इसका टाइम आउट हो जाए। और एक बड़ी मजे की बात, रिसेंट FAR2 के अटेम्प्ट का मैंने उधर में देखा है, आईकेप क्या कर रहा है, आईकेप आपको टोटल करने के नंबर ही नहीं दे रहा। हम कहते हैं ना कि यार पूरा आंसर आया उसके बाद बैलेंस शीट बनी, टोटल एसेट्स के नंबर होंगे, पहले देता था आधा नंबर 1 नंबर, अब नहीं दे रहा, बोल रहा है दिखा दो नंबर, नहीं दिखाए तो काट सकता हूं। लेकिन तुम्हें और आईकेप अपने आंसर्स में क्या कर रहा है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज नहीं, पहले टोटल करता था करंट एसेट्स नॉन करंट, अब करंट एसेट के नीचे कोई टोटल नहीं है, नॉन करंट कोई टोटल नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। आईकेप की वर्किंग्स देखता है, आईकेप वर्किंग में क्या करता है सर, आईकेप वर्किंग के अंदर अगर आपको बताऊं तो ये स्टेरिक बना के आ जाता है, सही है, वो ये स्टेरिक बना के शो करता है कि बोलता है भाई तू जो है ना इस स्टेरिक के थ्रू करके आ जा। तो मेरा बच्चा ये बात तुम लोग समझो, आईकेप खुद कह रहा है कि FFR का पेपर पूरा नहीं होता है, तुम्हें करना है। फिर हमने कहा सर हम उठाएंगे कंसोलिडेशन क्वेश्चन नंबर 2 और फिर हम उठा लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी अप्रोच हो, क्लियर है सर? अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 स्पेशलाइज का है, सिंपल है, फॉर्मेट तुम्हें याद होगा, तुम मुस्कुराते हुए बनाओगे। हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मेरा बच्चा, फिर हम नमाज का ब्रेक भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम सब आएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट पेपर्स का, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी अब सीखना है कि पास कैसे होना है। तो मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट केसेस हैं, हमारे पास 4 केसेस हैं, 18 नंबर हैं, 4 केसेस हैं, कितने नंबर है? अब मैं आप हजरात को टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। मुझे बताओ सबसे पहले, जरूरी नहीं कि तुम लाइन से करो, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाओगे जो तुम्हें लगता है आसान भी है, बड़े आराम से 5 उठा लूंगा? फिर मुझे बताना है पिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्या सीन है। ये हमने इसके 2 दिन तो हमने क्लास में भी किए सवाल करते हुए, है ना? हाँ जी, 4 ऑप्शन है, और अब आप लोग मुझे बताएंगे, देखें ये सीखना है, ऐसा नहीं ऑप्शन में पढ़ा रहे भाई पहले इसी को शुरू कर दो, या ऑप्शन 2 3 4 को शुरू कर दो। जी बताएं मेरे बच्चों, कितने लोग कह रहे हैं सबसे पहले हम उठाएंगे
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 वाली आवाम ऑनलाइन। शो ऑफ हैंड्स कर दें सर, शो ऑफ हैंड्स भी हमारे पास आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, 5 लोग कह रहे हैं 30 में से 6 लोग जो कि ऑनलाइन में हैं, हम उठाएंगे। हाँ भाई, आप लोग कितने कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1? 5 में से 4 लोग। अफेक्टिवली इन चारों की गवाही मैंने लब्बाजे रखती है ना, तूने तो अभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा FRS 15 नहीं पढ़ा है। सही है। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि सर ऑप्शन नंबर 1 पहले उठाएंगे। क्यों? आसान है, जितना आसान सवाल पहले करोगे पासिंग मार्क्स से करीब। अच्छा, अब ये सोच लिया ऑप्शन 1 पहले उठाओगे। अब मैं देखो ये भी डिस्कस नहीं करा अगला कौन सा उठाओगे। ऑप्शन 1 में रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई, क्या कहता है, मैं इसको क्या कहता हूं, क्या कर तू, डिस्कस कर। और ये वर्किंग करके सिखाता है। आई के पता है, फिर इसकी कॉपी पे मैं हाथ बनाता हूँ। अच्छा, अब आगे सबके उसमें डिस्कशन तो करनी है। मैं तुम लोगों को अब 18 नंबर का सवाल है, इसका देखा जाए ना तो इस सब के होंगे भी, देखेंगे पार्किंग स्कीम में 3 से 4 नंबर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर पढ़ो और अगले 3 मिनट के अंदर, चलो 3 4 मिनट के अंदर मुझे इसकी ड्राफ्टिंग के साथ पूरा कर दो। शुरू हो जाओ। अगले 4 मिनट में इसकी ड्राफ्टिंग। सर क्लास में सीखना है कैसे परफॉर्म करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग जो है अपने पास रखो, फिर मैं जो ड्राफ्टिंग बताऊंगा उससे तुम्हें चेक करना है, अपने आप को एवेल्युएट करना है। फिर हम 7:45 बजे तक नमाज का ब्रेक भी लेंगे, हो सकता है सवाल आता हो, लेकिन फिर लेना तो है, नमाज का ब्रेक आ जाए जी। चार मिनट है, ज्यादा नहीं है। 32 हुआ है, 36 पे मैं बोलूंगा रुक जाओ। और सबकी ड्राफ्टिंग अपने आप को मेक श्योर करना है, इसी टाइम में तुम ड्राफ्टिंग करोगे। ड्राफ्टिंग का तरीका ये होता है कि आप जो है पहले बताएं बेसिक रूल क्या है और उसके बाद आए। आई कैप के आंसर से जरूरी नहीं हमारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल टैली हो। कुछ सवाल में हम आई कैप के आंसर देखेंगे, कुछ हम अपने सॉल्यूशंस जो है ना बनाएंगे। स्पेसिफिकली कंसोलिडेशन में हमारा अपना सॉल्यूशन होगा, माई कैप को बोलेंगे टाटा बाय बाय। हाँ जी, डन। नहीं चल, अभी हैं 2 मिनट है। फिर मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा एक केस के हवाले से।
चले जी, बढ़े आगे। सर मुझे जरा सब बताएंगे अल्फा का क्या रेवेन्यू आ रहा है? और सर्विसेज का 2.13। चले सर हम सवाल को भी पढ़ते हैं, बाकी जो देखें 1 मिनट अभी रहता है, लेकिन मैं सवाल पढ़ना शुरू कर रहा हूं, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे। मरमलेड लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स ड्यूरिंग 2020। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग पेपर में गलती करते हो, डेट्स को अंडरलाइन नहीं करते, आदत डालो। ड्यूरिंग 2020 साल के दौरान अंडरलाइन, सही है सर। एमएल लॉन्च द न्यू मशीन विद मॉडल अल्फा, ईच यूनिट ऑफ अल्फा इज बीइंग सोल्ड फॉर ₹10 मिलियन। इंपॉर्टेंट डेटा को भी अंडरलाइन करो। Revenue from payable upon delivery, revenue from sale of alpha is recognized upon delivery to the customer premises। ठीक है जी। नॉर्मल केस में ये पॉइंट इन टाइम है या ओवर टाइम है? Point in time alpha. Further, 2-year support services contract for alpha is sold separately at ₹0.1 million payable monthly। हम 0.1 million के हिसाब से मंथली में रेवेन्यू फ्रॉम सपोर्ट सर्विसेज रिकॉग्नाइज ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। सही है सर। कस्टमर्स कैन ऑब्टेन सच सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ये क्यों लिख रहा है? ताकि बताए कि सेपरेटली है। सही है। अब आते हैं, Sale of alpha have remained below expectation so far. Marketing department has proposed the following options to increase the sales of alpha। अभी ये सेल्स हुई नहीं है, ये बता रहे हैं कि हुई है, तो अब तुम्हें बताना है कि अकाउंटिंग क्या होगी। ML would offer customers a bundle of alpha and support services at a combined price of 11 million। सर हमने कहा ये तो हम FAR 2 से करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं इसमें ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग प्लान क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर है, कंप्यूटेशन का 1 नंबर है। तो अगर किसी ने कंप्यूट कर दिया कितना नंबर लेगा? 1। अच्छा अब आप बताएं, नहीं एक्सप्लेनेशन में एंट्री बताओ, एक्स्ट्रा है, लेकिन आईकेप नहीं बताता। कोशिश करो आईकेप को। एक्सप्लेनेशन में तुम क्या बात बताओगे? तुम उसको एक्सप्लेनेशन में बताओगे कि सर जो है 11 मिलियन है, 2 ऑब्लिगेशन पे एलोकेट होगा। और एक और चीज जो कि आधे मार्क्स की होगी यहाँ पे, वो मुझे पता है किसी बच्चे ने नहीं लिखी होगी। नहीं, वो तो तुम आधे मार्क्स की एक और चीज है, आईकेप के सोल्यूशन में लिखी हुई, हमने नहीं लिखी होगी, लेकिन हमको सीखना है। हो सकता है आईकेप में कोई बात कम लिखी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या सही करनी है। क्योंकि जब आईकेप सोल्यूशन देता है ना, हम आईकेप को बहुत सारी सजेशन बताते हैं, तूने ये बात नहीं लिखी, ये लिख। तो आए सर, अब आते हैं और हम इसका आंसर देखते हैं। तैयार हैं? इसका आंसर मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। आ जाए ऑप्शन नंबर 1। आईकेप क्या कह रहा है, फिर हम इसको अपने हिसाब से भी ढालेंगे। आईकेप कह रहा है रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज इन द एग्जिस्टिंग मैनर। मतलब एग्जिस्टिंग मैनर का मतलब क्या है कि अपने यहाँ पे देखो बड़े स्मार्टली कंसाइज लिखा है, उसका डिलीवरी पे सपोर्ट सर्विसेज का उसके साथ साथ। सही है। तो ये चीजें सीखो। आईकेप कह रहा है एग्जिस्टिंग मैनर, आईकेप भी कह रहा है भैया लिख दो, जैसे अभी हो रहा है ना। एग्जिस्टिंग मैनर क्या है? अभी देखो सवाल में वो डिलीवरी पे हो रहा है, एक ओवर टाइम, एक पॉइंट इन टाइम। Total transaction price of 11 million would be allocated proportionally to 2 performance obligation using standalone selling prices as follows। अब तुम्हें पेपर में लाइन ही नहीं खींचनी है, लेकिन तुम्हें पेपर में अगर तुम ये वर्किंग बगैर लाइनों के कर दोगे ना तो काफी है। ये अगर किसी बच्चे ने यहां तक सही किया ना तो उसने 1.5 नंबर, 50 नंबर जो चाहिए उसमें से 1.5 नंबर उसने अबोर्ड कर लिया। अब आगे आगे क्या कह रहा है? ML में ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट, क्योंकि इसने कहा पेमेंट कब मिल रही है, as the consideration for support services for 2 years would be received in advance। ओवर टाइम याद नहीं, जो एग्जांपल FAR 2 में जुपिटर वाली करते थे, FAR 1 में अगर एडवांस की पेमेंट होती है तो उसके केस में भी क्या होता है? सही है सर। अब बड़े गौर से सुनना, इस बात का आधा नंबर होगा, लेकिन अगर सपोर्ट सर्विसेज 1 साल की होती तो क्या मैं ये बात लिखता? नहीं। और इसमें सवाल में उसमें एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का वो बताया कि 2 साल का होता है, ऑप्शन में नहीं चीज करके बताया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट उसने अज्यूम किया कि बच्चा अज्यूम करेगा, जब मैंने ऊपर बता दिया 2 साल की सर्विस, तो इसका आधा मार्क्स है, इसका कितना है? तो अगर आपने ये बात नहीं लिखी और बाकी बात अपने अल्फाज में लिख दी तो भी सही है। अगर आपने पूरा डिफाइन कर दिया कि मैं इसको यूं करूंगा उसको यूं करूंगा तो भी सही है। ठीक है सर। अब आते हैं, अब मुझे बताओ अगले नंबर पे कौन सा करोगे इसके। तो मैं देखो हमने कहा ना पासिंग मार्क्स पे जाना है, इजी थिंग्स फर्स्ट। अब बताओ अगले में कौन सा करोगे? ऑप्शन
2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे। 4 पे आ जाते हैं सर, मेरे हिसाब से भी 4 बनता है, क्योंकि 2 तो लीज की तरफ लेकर जा रहा है। 3 भी अगर किसी बच्चे का मटेरियल डिस्काउंट वाला को वाउचर अच्छा है तो आसान है। 4 पे आते हैं। Customer would be given an option to get customized version of alpha. The price would vary in each case. हमने कहा अल्फा को तेरे हिसाब से बना देंगे, बढ़िया हो गया। However, the customer would be required to pay the entire amount in advance, as these machines could not be sold to other customers. The manufacturing of customized alpha might take an average of 3 months. किसकी तरफ जा रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों किसकी तरफ जा रहे हैं हम? ये ऑनलाइन वाले बच्चों बताएं जी। ओवर टाइम की 3 कंडीशंस। वेरी गुड। हमने कहा, याद है, हमने एग्जांपल भी दी थी कि हमारे पास रहते हुए भी हमारा रेवेन्यू, उसकी 3 कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन कि हम वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किसके लिए बना रहे हो? कस्टमर के लिए स्पेशलाइज, और हमारे किसी और यूज का ना हो। दूसरा, उसको आहिस्ते आहिस्ते बेनिफिट भी मिल रहा हो। और तीसरे में क्या था सर? क्या तीनों एंड वाली थी, और वाली थी? और वाली। तो जरूरी नहीं है कि तीनों मीट हो, और वाली। तीसरा क्या था कि हमने कहा कि अब तक जो काम हमने कर लिया हो वो भी हो, है ना सर? तो आए पढ़ते क्या करें? कस्टमर वुड बी कस्टमाइज, प्राइस वुड वेरी, हाउएवर द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे द एंटायर अमाउंट इन एडवांस। तो इसने एडवांस में सारा अमाउंट पे कर दिया। सही है, पेमेंट वाली बात फिर आ गए। As these machines could not be sold to other parties, पहली बात, the manufacturing customized alpha might take of 3 months। तो हमने कहा स्पेशलाइज मशीनरी है, किसी और को बेच नहीं सकते, पेमेंट पे हमें मिल चुकी है, इसीलिए ये रेवेन्यू क्या है? ओवर टाइम है। अब यहाँ पर कोई अमाउंट का जिक्र नहीं होगा, हम किसकी बात करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम। तो आए सर, जब ये यहाँ पे कंप्यूटेशन नहीं थी ना, तो मैं दिमाग में था कि अरे जल्दी कर दूंगा। तो आए सर, इसका आंसर देख के फिर हम नमाज का ब्रेक लेंगे। क्या कह रहा है कि अब इसके आंसर में ये देखें, इन दिस केस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ अल्फा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वजह तुम पेपर में अवॉइड कर सकते हो, वुड बी रिकॉग्नाइज ओवर टाइम एज एमएल्स। अब देखें, अब आईकेप बहुत सारी बातें इजाफी करता है, क्योंकि आईकेप जब भी किसी टीचर से, किसी से और से भी आंसर बनवाता है ना, कि टीचर से तो टीचर से चेक करवाता है, तो आईकेप ना उसको 1 हफ्ते का टाइम देता है। आपके पास कितने घंटे का टाइम है? अब पेपर में स्मार्ट, इन दिस केस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अल्फा लिखने की क्या जरूरत है मुझे? क्यों लिखूं मैं? समझ रहे हो? उड़ा दूं मैं इसको। would be recognized over time as ML's performance does not create an asset with an alternative use, as machines are customized and cannot be sold to other customer, and ML has an enforceable right to payment for performance completed to date, as the full amount have been received in advance। ठीक है सर। ML would need to measure the progress towards complete satisfaction of performance obligation using appropriate method। सही है। इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं इस लाइन के, पूरी लाइन की जगह, अब आईकेप के पास टाइम बहुत है, आप लिख सकते हैं ML would recognize revenue based on either input or output method। बस समझ रहे हो? उसके पास लिखने का बहुत टाइम था। तुमने वही बात की कि ML would recognize revenue based on input और आउटपुट मेथड। अब देखो सर, ये 2 पार्ट थे। अब इस पार्ट की अगर मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम अलग से बताना शुरू करूं ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सर कि इस पार्ट की मार्किंग स्कीम जो है, इस पार्ट की जो मार्किंग स्कीम है, कहां गई आई? हाँ जी, 3 नंबर। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन 4 के कितने नंबर थे? देखो आईकेप को भी पता है ये आसान पार्ट है, तो आईकेप भी क्या कर रहा है? कम। लेकिन ये 6 नंबर के सवाल में से उठाना मुश्किल थे? नहीं सर, जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। अब तुम सोचो, तुम 30 में से 20 पहले ले चुके हो, 6 तुम अभी ले गए हो, तो तुमने अब तक 36 नंबर का पेपर करके 26 नंबर उठा लिए। ये पासिंग मार्क्स अप्रोच है कि भाई ये तुम्हें पता हो कि मुझे क्या करना है,
पेपर में तुम ऑप्शन 1 के बाद फौरन ऑप्शन 4 पे आ जाओ, कोई मसला, लाइनें छोड़ो ना छोड़ो कोई मसला नहीं है, वो एक एक चीज चेक करके है। सर नमाज का ब्रेक लेते हैं और नमाज के ब्रेक के बाद, अच्छा मैं तुम्हें बता दूं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे सवालात, लेकिन अब हम करेंगे ये और कंसोलिडेशन। क्यों सर? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो IFRS 9 का लेक्चर 31 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो चेंजेस इन इक्विटी का लेक्चर नंबर 2 है। सही है सर? तो हम डिस्कस सब करेंगे, लेकिन इसके बाद हम करेंगे कौन सा? कंसोलिडेशन। तो हम नमाज का ब्रेक ले रहे हैं और नमाज के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। 15 मिनट का ब्रेक है बच्चों, और 8 बजे हम रिज्यूम कर लेंगे।